नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि पीसीएस की बिहार करंट अपडेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सप्ताह भर के करंट अफेयर की राज्य विशेष की महत्वपूर्ण खबरों को लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि सप्ताह भर की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो आप तक बहुविकल्पी और उनके व्याख्यात्मक पक्ष को लेकर पहुंचे, जिससे कि आपकी आगामी परीक्षा में आपकी राह आसान हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर बीपीएससी करंट अपडेट इस सप्ताह की खबरों के साथ। बिहार के किस जिले में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है? आपके सामने विकल्प हैं पटना, नालंदा, पूर्वी चंपारण या गया। तो इसका सही विकल्प क्या है? बिहार के किस जिले में आपसे जिला पूछा जा रहा है और विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर की बात है, इसलिए प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में, अर्थात सी आपका विकल्प सही है। जो विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर जो है उसका निर्माण शुरू हो चुका है और इसका जो दूसरा चरण है उसका प्रारंभ होना है। देखिए 3.76 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में यह मंदिर फैला होगा और इस मंदिर में 3 मंजिलें होंगी। 3 मंजिलों का मतलब कि 3 फ्लोर होंगे और साथ ही साथ इसका निर्माण जून 2023 में शुरू हुआ और 25 तक इस प्रोजेक्ट के पूरी होने की उम्मीद है। साथ ही साथ अयोध्या में जो राम मंदिर है, जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उससे ये 3 गुना बड़ा होगा, ऐसा बताया गया है। साथ ही साथ इसमें जो खर्च है, जो राशि खर्च होगी, वो लगभग 500 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि खर्च होगी। इसके गर्भगृह में 33 फुट ऊंचा, 33 फुट ऊंचा जो होगा वो शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। तो ये काफी बड़ा शिवलिंग होगा, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और मंदिर परिसर में विभिन्न देवताओं के लिए 22 ऐसे गर्भगृह बनाए जाएंगे। गर्भगृह वो होता है जहां पर देवताओं को स्थापित किया जाता है। तो 22 ऐसे गर्भगृह होंगे और मंदिर में कुल 12 शिखर होंगे, जिसमें से कि मुख्य शिखर जो होगा वो 270 फीट ऊंचा होगा। और मंदिर की वास्तुकला कहां से प्रेरित है? तो कंबोडिया में जो मंदिर है, आप जानते हैं कि अंगकोर वाट का मंदिर है, वहां से तमिलनाडु के रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर से और मदुरई का जो मीनाक्षी टेम्पल है उससे इसका आर्किटेक्चर जो है वो प्रभावित है। वहां से इसमें प्रेरणा लेके इसमें कुछ न कुछ आपको वहां के पुट दिखाई देंगे। तो याद रखिएगा, बिहार का जो पूर्वी चंपारण जिला है वहां पर विश्व का, भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है। निम्न में कौन सी नदी हाल ही में बाढ़ के कारण चर्चा में रही? कोसी नदी की प्रमुख सहायक नदियों में शामिल नहीं है। अब देखिए, कोसी नदी बिहार में अक्सर चर्चा में रहती है, अपने बाढ़ की वजह से चर्चा में रहती है। इसी वजह से उसको बिहार का शोक भी कहते हैं, क्योंकि वो अपने साथ जब उसमें बाढ़ आती है तो ढेर सारा जो गाद होता है वो गाद बड़े कृषि क्षेत्र को प्रभावित करता है और उसका दुष्परिणाम वहां के लोगों को झेलना पड़ता है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी जो नदी है उसकी सहायक नदी नहीं है। विकल्प है सुन, कोसी, अरुण, तमूर या गंडक। तो इसका सही विकल्प होगा आपका विकल्प डी, गंडक उसकी सहायक नदी नहीं है। व्याख्यात्मक पक्ष को देखते हैं तो देखिए, कोसी एक अंतर सीमा नदी है, अर्थात ये 2 या 2 से अधिक देशों से होकर बहती है। देखिए, तिब्बत, नेपाल और भारत से ये होकर प्रवाहित होती है। और इसका उद्गम कहाँ है? तो इसका उद्गम है तिब्बत में। उसके बाद ये गंगा के मैदान में अगर आप देखेंगे, जब प्रवेश करती है उससे पहले ये नेपाल में एक बड़े हिस्से में बहती है। उसके बाद इसकी 3 प्रमुख सहायक नदियों की अगर बात करें तो सुन, कोसी, अरुण और तमूर, जैसा कि विकल्प में दिया था, ये तीनों इसकी सहायक नदियां हैं। साथ ही साथ ये नदी उत्तर बिहार में प्रवेश करती है, जहां एक कटिहार जिले में, तो जिला भी याद रखेंगे, कटिहार जिले में कुर्सेला के पास गंगा में मिलती है। तो एक और आपका यहाँ प्रश्न तैयार होना चाहिए कि कहां पर यह गंगा में मिलती है? तो कुर्सेला जिला में गंगा में मिलती है और उससे पहले ये विभिन्न शाखाओं में बढ़ जाती है। भारत में ब्रह्मपुत्र के बाद कोसी नदी सबसे अधिक मात्रा में गाद और रेत अपवाहित करती है। इसी की वजह से इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि वार्षिक बाढ़ से लगभग 21,000 वर्ग किलोमीटर का जो उपजाऊ भूमि क्षेत्र है वो कृषि भूमि को प्रभावित करती है, जिससे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मखाना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का आग्रह किया? तो जाहिर सी बात है इसका सही विकल्प बिहार ही होगा। और बिहार में मखाना के लिए उसका जो मिथिला बेल्ट है वो काफी जाना जाता है। मिथिला बेल्ट बिहार और नेपाल दोनों का, उस रीजन में मखाने की खेती की जाती है। इसका सांस्कृतिक महत्व भी है। देखिए, बिहार देश के लगभग 85% मखाने का प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है। साथ ही साथ लगभग 10 लाख लोग ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस रोजगार से जुड़े हुए हैं, अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं और इसकी खेती उत्पादन प्रक्रिया में वो शामिल है। इसमें अगर बात करें तो पान, माखन और मक्ष अर्थात मछली, मिथिला की ये 3 प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पहचान के तौर पर इनको जाना जाता है। जिसमें कि जो माखन आप देख रहे हैं ये मिथिला का मखाना है, जिसको कि माखन वानस्पतिक नाम इसका क्या है? तो यूरुले फेरोक्स सालिसम, ये इसका वानस्पतिक नाम है, इसको माखन भी कहा जाता है।
और ये मिथिला बेल्ट में उगाया जाने वाला एक विशेष किस्म का मखाना है। मखाने का एक अन्य इंपॉर्टेंस भी है, इसी रीजन में आप देखेंगे जो नवविवाहित जोड़े होते हैं उनके लिए एक ब्राह्मणों के जो मैथिल ब्राह्मण होते हैं कोजागर उत्सव मनाया जाता है, उसमें भी इस मखाने का अपना एक महात्म्य है, अपना एक महत्व है। मखाने में क्या क्या पाया जाता है, इसकी पोषकता भी है, पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, तो इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, फास्फोरस है, ये कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसकी वजह से स्वास्थ्यकर भी होता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की पूर्वी क्षेत्र की सर्किट बेंच ने किस राज्य के किस जिले में काबरताल आर्द्रभूमि पर आरोपों की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया? तो ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश वाराणसी, बिहार पटना, बिहार बेगूसराय या पश्चिम बंगाल कोलकाता? तो इसका सही उत्तर है बिहार बेगूसराय। तो देखिए आपसे ये पूछा जा रहा है कि काबरताल आर्द्रभूमि, तो काबरताल आर्द्रभूमि महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए, व्याख्यात्मक पक्ष को देखते हैं तो बिहार का बेगूसराय इसका सही उत्तर है। काबरताल आर्द्रभूमि स्थल को 1989 में बिहार सरकार द्वारा पक्षी अभयारण्य के रूप में इसको नामित किया गया था और 2020 में आते आते इसको वेटलैंड रामसर स्थल भी घोषित कर दिया गया। अब एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील के रूप में भी इसको मान्यता प्राप्त है, इसलिए भी आप याद रखेंगे। तो काबरताल क्षेत्र अपने आप में महत्वपूर्ण है, यहां से आपको 3 तथ्य सीधे सीधे मिलते हैं। ये आर्द्रभूमि 16-17 जलाशयों का एक समूह है तथा वर्षा जल के संग्रहण क्षेत्र के रूप में ये कार्य करती है और समय के साथ इस पर अतिक्रमण हुआ जिससे कि इस क्षेत्र का संकुचन हुआ और इस पर पर्यावरणविदों ने चिंता जताई और चिंता जताने का ही परिणाम था कि इसके लिए जांच के लिए 4 सदस्यीय जो समिति है वो बनाएगी ताकि यहाँ से अतिक्रमण हटाया जा सके। झील के सूखने से वहां आने वाले जो पक्षी हैं उन पक्षियों पर जो प्रभाव पड़ता है उस दुष्प्रभाव को दूर किया जा सके। तो याद रखेंगे काबरताल क्षेत्र का संबंध कहां से है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में आम उत्पादन में लगे किसानों को लक्षित सहायता और समर्थन प्रदान करने हेतु एक योजना शुरू की गई। आम उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो देखिए आम उत्पादन में बिहार का स्थान बताने से पूर्व पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि देश में प्रथम और द्वितीय स्थान पर कौन है। उसके बाद आपके सामने विकल्प है पहला, दूसरा और तीसरा, तो जाहिर सी बात है इसका सही विकल्प सी है, तीसरा बिहार का तीसरा स्थान है। चलिए मैं आपको बताता हूं, देखिए पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। अब दूसरे स्थान पर आप बताइए कौन सा राज्य आता है। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो राज्य सरकार ने आम की बागवानी के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई एक योजना की शुरुआत की है ताकि इसके प्रोडक्शन को और बेहतर बनाया जा सके। इसमें जो उत्पादन में लगे किसान हैं उनको लक्षित सहायता दी जा सके जिससे कि उनको समर्थन मिले और वो और बेहतर तरीके से इसके प्रोडक्शन को बढ़ा सके। साथ ही बिहार में अगर आप देखें तो 15.84 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन लगभग होता है और यह देश में तीसरे स्थान पर आता है। साथ ही साथ यहाँ पर कई ऐसे विशिष्ट आम की प्रजातियां देखने को आपको मिलेंगी जो काफी स्वादिष्ट हैं। अभी हाल ही में एक प्रजाति थी जिसको कि जर्दालू आम, जिसको कि भागलपुर में ये पाया जाता है। एक अनोखी आम की किस्म है, हल्के पीले रंग की होती है और विशिष्ट सुगंध के लिए इसको जाना जाता है और इसको 2018 में भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग भी दिया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर दुधिया, मालदा, जर्दालू, आम्रपाली जैसे और भी आम की किस्में पाई जाती हैं। तो आम के विशिष्ट किस्मों के लिए भी बिहार की अपनी एक महत्ता है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर कौन आता है आप कमेंट करके बताएं और तीसरे स्थान पर फिलहाल बिहार को यहाँ पर प्रोडक्शन के लिहाज से रखा गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 3 ट्रांसजेंडरों ने पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने के लिए बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण की। पटना उच्च न्यायालय के किस निर्णय के बाद राज्य सरकार ने बीपीएसएससी को पुलिस सेवाओं में 3rd जेंडर की नियुक्ति करने को कहा था? तो ये निर्णय कब आया था? वर्ष 2018 में, 2019 में, 2020 में या 2021 में? तो इसका सही जवाब क्या है? तो विकल्प इसमें डी आपका सही होगा। व्याख्यात्मक पक्ष को देखते हैं तो देखिए व्याख्या ये है कि हाल ही में 3 ट्रांसजेंडर लोग ने सफलता पाई पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने के लिए। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग जो है उसकी परीक्षा को इन्होंने उत्तीर्ण किया, लेकिन इनके उत्तीर्ण करके शामिल होने का, सम्मिलित होने का जो रास्ता है वो कहां से बना था? तो 2021 में पटना उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था। उसी निर्णय के बाद राज्य सरकार ने बीपीएसएससी को पुलिस सेवाओं में जो 3rd जेंडर है उनकी नियुक्ति करने को कहा था। अब बिहार में 2022 की जो सर्वे हुआ, जो जाति सर्वेक्षण किया गया, उसके अनुसार अगर देखें तो ट्रांसजेंडर समुदाय की संख्या केवल 825 बताई गई, जो कि 0.0006% ही बताई गई। अब ये काफी चौंकाने वाली बात थी। क्यों? क्योंकि जो 2011 की जनगणना कहती है वो इससे बिल्कुल उलट था। 2011 की जनगणना कहती है कि इसके राज्य में, बिहार राज्य में 40,827 ट्रांसजेंडर लोग दर्ज हैं, लेकिन यहाँ पर जब जाति सर्वेक्षण किया गया 2022 में तो केवल 825 लोग दिखाई दिए। साथ ही साथ भारत की अगर बात करें तो भारत में 2011 की जनगणना में पहली बार ट्रांस जनसंख्या को सम्मिलित किया गया, ट्रांसजेंडर को सम्मिलित किया गया, पहचान की गई।
और साथ ही साथ रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि 4.8 मिलियन भारतीय ट्रांसजेंडरों के रूप में पहचाने जाते हैं। 2011 की जनगणना की हम बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में गंडकी नदी पर बना 15 वर्ष पुराना पुल ढह गया। देखिए, बिहार में कई पुल विगत कुछ दिनों में ढहने की घटना देखने को मिली है, लेकिन फिलहाल गंडकी नदी पर आपसे पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का मेन तात्पर्य है गंडकी नदी चर्चा में आई। किसी भी घटना से अगर कोई नदी, कोई जगह, कोई जिला चर्चा में आता है तो वो महत्वपूर्ण होता है परीक्षा के लिहाज से। तो देखिए, इसके पटना है, सारण है, मुजफ्फरपुर है या भागलपुर है, तो इसका सही विकल्प आपका बी होगा। तो देखते हैं व्याख्यात्मक पक्ष को। देखिए, हाल ही में बिहार का जो सारण जिला है, जो पहले छपरा कहलाता था, सारण जिला, वहां पर गंडकी नदी पर बना एक 15 वर्ष पुराना जो पुल है वो ढह गया और 17 दिनों में बिहार में कम से कम 12 पुल ढहे हैं। गंडक नदी की बात अब हम करेंगे तो इस नदी की जहां तक बात है तो इसको गंडकी और नारायणी दोनों नाम से जाना जाता है और भारत और नेपाल के उत्तरी भाग से होकर ये बहती है, ये प्रवाहित होती है। और यहीं पर इसी नदी पर बिहार में एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान भी है जिसको वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। टाइगर रिजर्व भी है, वो इसी नदी के तट पर वो स्थित है। और इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम तिब्बत में होता है, धौलागिरी के उत्तर में नेपाली सीमा के पास है, जो कि समुद्र तल से 7620 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब ये नदी निकलती, इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें तो 630 किलोमीटर इसकी लंबाई आपको दिखाई दे रही है। 445 किलोमीटर ये भारत में बहती है और शेष जो इसका भाग है वो नेपाल में, लगभग 185 किलोमीटर भाग नेपाल में बहती है। हाजीपुर से नीचे पटना के पास ये गंगा में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियों पर भी एक नजर डालते हैं तो सहायक नदियों के रूप में मायांगदी, बारी, त्रिशूली, पंचनद, सरहद, बूढ़ी गंडक, ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, तो इनको आप याद रखेंगे। अंत में हमारी परिपाटी होती है एक अभ्यास प्रश्न की। जो अभ्यास प्रश्न हम आपके लिए जिम्मेदारी छोड़ते हैं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इसका सही जवाब दें। आज का अभ्यास प्रश्न है कि पूर्वी चंपारण जिले में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर में कुल कितने फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा? विकल्प आपके सामने हैं, 11 फीट, 21 फीट, 31, 33 फीट या इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले सप्ताह। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।